सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे संघ का नहीं है। सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ का IAS वगैरह। तो ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। आज जो ईडी का दुर्भाग्यपूर्ण रेड और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो कल प्रियंका जी और हमारे माननीय सीएम साहब ने गारंटियों का अनाउंस किया, उसके डर से ईडी का रेड और इनके बेटे को फेमा के अंडर वहां बुलाना, ये मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है। और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। अगर आप पाक साफ हैं, आप ईमानदार हैं, तो डर किस बात का लग रहा है? रंधावा जी के बारे में तो मैं कुछ कहना चाहता कि उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया, मोदी को खत्म कर दो, मोदी के बारे में, अरे जिनके प्रति लोगों का विश्वास है उनके प्रति आप ऐसी बात करते हो, तो उनके शब्दों के, उनके स्टेटमेंट पे तो मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। इनको डर सता रहा है कि इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है, इनको डर सता रहा है कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इन्होंने 5 साल में जितने काले कारनामे किए हैं, राजस्थान। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जो मजमून अभी आपने सुना, प्रदेश के दिग्गज नेताओं के वो बयान, एक दूसरे पे आरोप। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में ईडी की कार्रवाई की। सुबह की शुरुआत ईडी की कार्रवाई की खबर के साथ हुई। गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके निवास पर, सरकारी निवास जो जयपुर में है, सिविल लाइंस में, वहां पे भी, और सीकर में छापे डाले गए। दूसरे कार्रवाई की गई ओम प्रकाश सुडला, जो भाजपा के विधायक रहे, उसके बाद में बगावत करके पिछली बार 2018 के चुनाव में निर्दलीय जीते। उनकी फाइट किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे के साथ में थी और इस चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। उनके यहाँ पे भी ईडी के छापे डाले गए। इसी के साथ सियासी पारा चढ़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा, सचिन पायलट सहित, यानी कि पारा जयपुर से दिल्ली तक छाया रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया के सामने बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से आए। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बयान दिया। खैर, लेकिन ईडी को लेकर के अभी मैं खरगे जी का ट्वीट पढ़ रहा था, उनका कहना है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ये बीजेपी के पन्ना प्रमुख बन गए हैं चुनाव के बाद। आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का बेजा दोहन किया जा रहा है, सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उधर गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी को कहें, उनका कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, नियमों में कार्रवाई हो रही है। अगर सत्य है, सत्यमेव जयते का ट्वीट किया गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो फिर बने रहना चाहिए, डर किस बात का है? तो चले, यही हमारा मजमून है और हम चर्चा करेंगे। हमारे सारे प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से विकास सोमानी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में है। प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का साफ कहना है कि अगर कांग्रेस को डर नहीं है तो फिर इस पे इतने बयानबाजी क्यों की जा रही है? काम करने दे एजेंसी को। देखिए, बीजेपी के 3 भाई, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई,
और अब भाई से भी आगे बढ़कर के जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बोला कि पन्ना प्रमुख बनकर के और अघोषित जो स्टार प्रचारक है वो बनकर के ईडी राजस्थान में छापेमारी करने आई। आपने देखा था 2020 में भी छापेमारी हुई, 2021 में छापेमारी हुई, 2022 और 2023 में हुई। मिलता क्या है ईडी को वो बता के नहीं जाते, कौन सा नेता या कोई भी व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित है तो वो बता करके नहीं जाते। तो इस तरीके का अगर स्टार प्रचारक बनकर के ईडी अगर काम करेगी, किसान के बेटे को दबाने का काम करेगी, कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम करेगी, और जिस तरीके से 2 गारंटी कल प्रियंका गांधी जी देकर के गई थी उसको दबाने का काम करेंगी, तो फिर मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। राजस्थान की जनता में आज आक्रोश व्याप्त है कि किस तरीके से आपने ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति को, किसान के बेटे को दबाने का काम किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता अब मन बना चुकी है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाएगी, दोबारा से हम 156 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो इनके स्टार प्रचारक है उनको इसका मुंह तोड़ जवाब देगी राजस्थान की जनता। प्रतीक जी, आपने एक बात कही है कि ओबीसी और किसान के बेटे को टारगेट किया गया, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? लगातार आप देखिए ना किस तरीके से आप लगातार इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट देख लीजिए या मुख्यमंत्री देख लीजिए बीजेपी के पिछले 10, 20, 30 साल के अंदर जो रहे हैं, और उसके बाद में एक इन्होंने ओबीसी का अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, उसको भी हटा दिया। तो ये ओबीसी विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी, और या राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप जहां जहां जाएंगे आप देखेंगे इसी तरीके से कि ओबीसी विरोधी काम करती है भाजपा। और इसी वजह से आज किसान के बेटे को, ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता को, जो किसानों की बात मजबूती से रखते हैं, जो ओबीसी की बात मजबूती से रखते हैं, जो कांग्रेस की बात मजबूती से रखते हैं, और जो आम जन की बात बड़ी मजबूती से रखते हैं, उनको दबाने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी डरने वाले नहीं है, और एक एक कांग्रेसी जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि बब्बर शेर है, तो हम बब्बर शेर हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आ जाइए, मेरे घर भी छापा मार लीजिए, मिलेगा कुछ नहीं। चले, कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, ये बताया प्रतीक सिंह जी ने। मैं अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। कार्रवाई के बाद में कांग्रेस हमलावर तो है ही, आप एक ओबीसी और किसान के बेटे का कार्ड भी खेल रही है। देखिए, चुनावी माहौल है और ईडी की एंट्री है, हर कोई एक दूसरे को आउट करने में लगा हुआ है, क्योंकि राजनीतिक माहौल में, और जब थोड़े दिनों बाद में हम देखेंगे कि मतदान भी होना है, तो इस गणित के अंदर कौन लीड लेके जाएगा। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है केंद्र के ऊपर कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन क्या एक तरह से अगर सोचा जाए कि इन एजेंसीज के बिना सब कुछ चल पाना संभव है, ये भी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए इन एजेंसीज को बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या फिर केंद्र के ऊपर जो सवाल हैं, बीजेपी इनका जवाब दे सकती है। लेकिन ये जरूर है, लगातार अलग अलग स्टेट देखे जाए, कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां पर ईडी सक्रिय हुई। ये सवाल बनता है कि चुनाव के वक्त क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं। और एक आंकड़ा भी है, 2014 से लेकर अगर अब तक का देखा जाए तो लगभग 121 राजनेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन है, लेकिन उसमें 115 विपक्ष के नेता हैं। ये भी एक सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता जो है वो इतने पाक साफ हैं, या फिर बिल्कुल भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, या फिर यहाँ पर भी कोई चश्मा लगा हुआ है, या ईडी यहाँ पर भी सियासी दल देख के काम कर रही है कि विपक्ष को निशाना बनाना है, सत्ता पक्ष को जो भी कुछ कर रहा है उसको आंख बंद करके करने देना है। तो ये चीजें जो हैं ये अपने आप में, हालांकि जनता के सामने सब कुछ है और न्याय भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी भी होगा। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अगर सही है तो डर कहाँ है का, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस अगर सही है तो डर किस बात का है। लेकिन ये एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई गलत नहीं है तो ईडी की एंट्री भी आखिर क्यों है, किस वजह से है। चुनावी माहौल में है तो चुनावी के कोई नतीजे इफेक्ट करने के लिए तो नहीं है। चुनाव में जो इफेक्ट डालने वाले जो चीजें हैं उनको कोई असर तो यहाँ पर नहीं करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस रिपीट हो रही है, लेकिन बीजेपी को यह नागवार गुजर रहा है और यही वजह है कि ईडी की एंट्री हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़ा कर रही हैं। और इस बीच एक सवाल और भी है कि ईडी ने बयान नहीं दिया, किसी तरह का प्रेस नोट नहीं आया, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि पेपर लीक और जिस तरह से आरपीएससी के घोटाले हुए उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो क्या ईडी बीजेपी के यहाँ कह के आई थी कि आखिरकार ये वजह रही जिसकी वजह हम राजस्थान में या दूसरी जगह जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ईडी संबंधित जो इनकम टैक्स हो, ये जांच एजेंसी जरूरत नहीं है। देश की जरूरत भी है, देश को सही तरीके से चलाने के लिए इनकी महती भूमिका भी है, लेकिन इनकी भूमिका पाक साफ होनी चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ये देखें
कि जो भ्रष्टाचारी है उसको ना बख्शें, लेकिन जो भ्रष्टाचारी नहीं है उस पर नकेल कसने की शायद वहां पर जरूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि करप्शन जिस तरह से किया गया है उसका खात्मा करने के लिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर यही एजेंसियां राजस्थान गवर्नमेंट की अगर करती तो ईडी को आने की आवश्यकता नहीं होती। गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि 70 लाख युवाओं के भविष्य जो चौपट हो गया उसको लेकर के ईडी को एक्शन में आना पड़ा। अगर यही काम एसओजी और एसीबी करते तो कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी कि राजस्थान की जो एजेंसियां, प्रतीक सिंह जी, उन पे सवाल खड़ा किया गया है कि उन्हें वो फ्रीडम नहीं थी जो होनी चाहिए। योगेंद्र जी, मैं लगातार सवाल पूछता हूं, बहुत सारी डिबेट में जब भाजपा के प्रवक्ता होते हैं उनसे बहुत लगातार सवाल पूछता हूं कि गुजरात में 26 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में हमने व्यापम देखा, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, हरियाणा में हुए और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी आरएस, आरजेएस, आरपीएमटी समेत 17 पेपर लीक हुए थे। ये 2 कार्रवाई बता दें जिसके अंदर इन्होंने कार्रवाई की हो, जो लोग जेल के अंदर हों, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई हो या जिनकी संपत्ति पे बुलडोजर चलाया गया हो। मैं 200 नाम गिनाने को तैयार हूं। आज आरपीएससी का मेंबर जेल में है, आप देखिए भूपेंद्र सारण आज जेल में, और तमाम 200-300 लोग को जेलों में डाला, कठोर कानून बनाया। और कठोर कानून बनाने के साथ साथ भी देखिए पिछली वसुंधरा सरकार ने 75,000 नौकरी दी थी सरकारी। इस गहलोत सरकार ने अभी तक 3 लाख नौकरी दे चुके हैं हम, तो नौकरियां भी दी हैं। और पेपर जो लीक जो समस्या है वो राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुका है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए था, लेकिन कर क्या रहे हैं कि किसी तरीके से हम दबा दें विपक्ष को, किसी तरीके से पन्ना प्रमुख बन जाए ईडी और वहां पे हमारी एक लहर चल जाए, वोट बढ़ जाए और सरकार बना ले। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों सीएजी के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर 8 लाख लोगों का जो डिसबर्समेंट था वो एक मोबाइल नंबर से हो गया। आप देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनना था वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बना। उसके बाद में बहुत सारे अनेकों अनेक, क्या ईडी वहां गई, क्या इनकम टैक्स वहां गई, क्या सीबीआई वहां गई, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हो रहा। जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं फिर वो आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी जो फाइल है वो दब जाती है, जल जाती है या पता नहीं कहीं खो जाती है और ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करती नहीं है। अनेकों अनेक ऐसे चीजें हैं। और मैं कह रहा हूं, आपने बोला सही है, सत्यमेव जयते, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो अभी बोला। और अगर ईडी को कुछ मिला, इनकम टैक्स अगर ईडी को कुछ मिला पिछले दिनों या इनकम टैक्स को कुछ पिछले दिनों मिला तो आकर के बता करके जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते, गिरफ्तारी करते, जेल में डालते। हम तो कह रहे हैं जेल में डालिए अगर कुछ मिलता है तो, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो माफी मांग करके जाइए कि आपके हमारे यहां पे आकर के हमको बदनाम करने की कोशिश की। तो हम बदनाम होने वाले नहीं है, हम बब्बर शेर हैं, लड़ते रहेंगे बीजेपी से भी और बीजेपी के इन 3 भाइयों से भी। सुना विकास सोमानी साहब, बब्बर से रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। आपके पन्ना प्रमुख बताए जाते हैं, ये खरगे साहब का ट्वीट मैंने देखा। और उसके अलावा ये भी कहा है अभी प्रतीक सिंह जी ने कि दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ज्वाइन अगर कोई कर लेता है जिस पे आरोप होता है तो वो दूध का दूल्हा हो जाता है, अदरवाइज केवल परेशान किया जाता है। ये भी आरोप है कि 121 पॉलिटिशियंस के खिलाफ मामले ईडी ने छापे डाले, उनमें से 115 विपक्ष के नेता हैं। योगेंद्र जी, आपको बात को स्पष्ट करना चाहूँ, 2019-20 के अंतर्गत लगभग 3500 के लगभग केस ईडी ने दर्ज किए। उसके बाद आप देखें कि 2020-21 में लगभग 2500 केस दर्ज हुए। 2021 और 22 इसमें 5500 केस दर्ज हुए। ईडी निर्भीक रूप से अपना कार्य कर रही है और निरंतर रूप से कार्य कर रही है। संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक संस्था अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही है। ऐसी स्थिति में खड़गे साहब कहे कि साहब ये पन्ना प्रमुख कुछ भी कहे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को ऐसा नाम देना पूर्णतया गलत है। और हमारे साथी जो कांग्रेस के कह रहे थे अभी कि साहब ये इस तरह से पॉलिटिकल रूप से कार्य हो रहा है, ये पॉलिटिकल कार्य नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ समय पहले कि साहब ये टेड्डी का दल पाकिस्तान से आया हो, ऐसे ईडी कार्य कर रही है। ईडी संवैधानिक संस्था है, तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर कार्य करती है और माफी कभी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी माफी नहीं मांगती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच करती है, तथ्य के आधार पर कार्रवाई करती है और अगर उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कुछ नहीं पाया जाता है तो वो उसमें न्यायिक प्रक्रिया जो भी होती है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। माफी मांगने का काम ये पार्टियां करती है, न कि संवैधानिक संस्थाएं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था राजस्थान में थी तो राजस्थान में आप किस से माफी मांगोगे?
आपको एक एक जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। कितने तो रेप हो गए, कितने दुष्कर्म हो गए, कितनी हत्याएं हो गई, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गिरफ्तार कर रही है, मुकदमे तक दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार माफी मांगेगी? आप कहाँ माफी मांग रहे हो? आपको प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी खत्म कर दी राजस्थान में। मेरा एक छोटा सवाल है सर, जो आंकड़े आप पे बता रहे हैं वो मुकदमे दर्ज होंगे तभी तो बता रहे हैं आप, या वो पीड़िताओं से काउंट करते हैं कि भाई इतने बलात्कार हुए, इतनी जेब कटी, इतने चैन स्नैचिंग? मुकदमे आप लोग जो रिकॉर्ड देते हैं मुकदमों के आधार पे तो देते हैं, फिर ऐसे कैसे कहा जाए कि मुकदमे दर्ज ही नहीं हो रहे? मुकदमे दर्ज हो रहे हैं घटना के 2 दिन 3 दिन बाद, जब थाना दर्ज नहीं कर रहा है, और मुकदमे रोज का एक मुकदमा रेप का और हत्या का दूसरा मुकदमा दर्ज हो रहा है, ये रिकॉर्ड बता रहा है, हम नहीं कह रही है। नहीं वही कर रहा हूं, तो आपने नहीं, मेरा सवाल सोमानी साहब ये है कि आपने कहा कि मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, तो मुकदमे दर्ज हुए, आप जो बयान दे रहे हैं मुकदमे दर्ज जो है रिकॉर्ड है उसी के आधार पे तो बता रहे हैं। योगेंद्र जी, कई घटना ऐसी हुई है, भी हाल की घटना देखिए आप, ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया गया, उसमें 2 दिन पहले थाने पे गए थे, इन्होंने शिकायत दी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी घटना को अगर पुलिस है वो त्वरित रूप से कार्रवाई करके उस पर एक्शन ले ले तो ये दुर्घटना एक बड़ा रूप, विकराल रूप न ले, चाहे कोई सी भी घटना ले ले आप। जब मुकदमा दर्ज होता है आप प्राथमिक दृष्टि से उस बात को गंभीरता से लेते नहीं है। ये तो बाद में पोर्टल में मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया कि कोई भी फरियादी आए थाने में तो मुकदमा दर्ज करे, उसको दर्ज कर लिया जाए, पर एक फौरी तीसरी करने से वो भी कितना, वो भी कम से कम संख्या में दर्ज, और दर्ज होने बाद पुलिस क्या एक्शन ले रही है वो आप सबके सामने मीडिया देख रहा है पूरा। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, आज ईडी के लिए बात कर रहे हैं, ईडी आप देखें पूरे भारत में काम कर रही है, ईडी निर्भीक रूप से काम कर रही है। अब आप कह रहे राजस्थान के चुनाव आ गए, भाई जो एक प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की चल रही है, सुरेश ढाका जो पेपर लीक में फरार थे, काफी टाइम से ईडी की गिरफ्तार नहीं हुए, जब वो गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। माननीय गोविंद डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री भी थे, और उन्होंने अभी भी कई मंचों पे भाषणों में कहा है ईडी आ जाए, मार ले छापा, जांच करा ले, मेरे पास क्या है। जब आप इतनी बात कहना चाह रहे हो तो जब ईडी आ गई और जांच कर रही है तो आपको डर किस बात का है? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया वो तथास्तु। तथास्तु क्या है कि वो जब स्पष्ट है और कहना चाह रहे हैं कि एक सोमानी साहब एक बात और कही, प्रतीक सिंह जी ने थोड़ा सा विलंब से जुड़े थे, इनका ये कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं और किसान के बेटे हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। देखिए जब बाड़ी खेत को खा जाए तब क्या होगा? किसानों को बेटे हैं, किसानों का दर्द समझा तो किसानों के साथ हालत क्या हो रही है। आप मुझे पेपर लीक जैसे आप बहुत 17 पेपर लीक होना, जब आप दावा करते हो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था है बहुत बढ़िया हमारी, और उसके बाद जब बरामद हो रहे हैं, आपके गोपाल केसावत जी 18,50,000 रुपए लेके बरामद हुए, उनकी जांच की धारा हटा दी आपने। आप खुद ही यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी व्यवस्था कर रखी है, भर्तियों के पैसे बरामद हो रहे हैं। योगेंद्र जी, आज तक राजस्थान के इतिहास में इस तरह का भर्ती घोटाला कभी हुआ नहीं जितना इस बार देखा गया। और जब सरेआम एक सवाल कर रहे हैं प्रतीक सिंह आपसे, देखिए अभी बहुत सारी बातें करी तो मुझे लगता है कि शायद अखबार पढ़ना भूल गए थे 2 दिन पहले का। 2 दिन पहले के एक अखबार के अंदर ये लिखा हुआ था जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए उसमें पूरे हिंदुस्तान में 36 लाख केस पेंडिंग है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान तो 10 नंबर पे भी नहीं है। फिर अभी बोलने लगे, मैं कह रहा हूँ टॉप 10 स्टेट्स में भी राजस्थान नहीं है जब पेंडेंसी की रेट इतनी ज्यादा हो। बीजेपी के तमाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात सारे हैं। आपको पता होगा कि 4 लाख महिलाएं 4 साल से लापता है, वहां पे केस दर्ज हो गए, महिलाएं नहीं मिल रही है गुजरात के अंदर। दूसरी सुनिए तो सही, आप सुनिए, पूरा बात सुनिए। दूसरी बात, आपको क्या कैसे पता लगा कि वो पेपर लीक के लिए इन्वेस्टिगेशन करने आए थे? ईडी ने तो बताया नहीं। बहुत बड़ी बात। तो फिर कैसे पता लगा आपको? आप इसी के लिए तो हम बोल रहे हैं, सुनिए तो सही, पूरी बात सुनिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के 3 भाई ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, और वही पन्ना प्रमुख बन करके काम कर रहे हैं। 10 सेकंड और बीजेपी के प्रवक्ता मुझे यह भी बात का जवाब देके जाए कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में 17 पेपर लीक हुए, गुजरात में 26 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, कहां पे क्या कार्रवाई की? 2 नाम गिना करके मुझे बता करके जाएं जिनके खिलाफ कार्रवाई की और जो जेल में हो आज। आपने बहुत अच्छी बात पूछी प्रतीक जी, आपको कैसे पता है कि पेपर लीक तो हर मीडिया को पता है, शिक्षा मंत्री ईडी क्यों आई? बात दूसरी जो ईडी का ये सवाल है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई पेपर लीक मामले में की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने तो ये बात कही नहीं कहीं प्रेस नोट में, तो बीजेपी को कैसे पता चला? अभी मेरे साथी प्रतीक जी कह रहे थे, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि आप अखबार आप पढ़े ढंग से। दैनिक भास्कर का मैं पेज बताऊंगा, 8 दिन पहले का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि
पेपर लीक प्रकरण में सुरेश डागा गिरफ्तार होते इनके क्लियर पूछताछ की जा रही है। सुरेश डागा गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ के आए हैं आप। अब सुनिए बात, पूरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं जब पूरी बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके सामने खुलेगी नहीं। कांग्रेस पहले ये बात जान ले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जब कोई इन्वेस्टिगेशन कोई तो आपको कैसे पता है फिर खुलेगा नहीं तो आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है फिर? पूरी बात समझने नहीं समझ, आपको क्या से पता है फिर बताइए। अब आप मुझे बताइए, जब आप समझ रहे हैं किसी प्रकार के कोई आरोप नहीं है तो ईडी जबरदस्ती तो आई नहीं। जब पेपर लीक तो मिला क्या? पेपर लीक शिक्षा विभाग क्या मिला? कितने अध्यापकों के कैंसिल हुए? मिला क्या? अरे मिला क्या? बताइए योजना बोर्ड बताइए क्या मिला? अरे ये लो, क्या नहीं मिल रहा है? मैं बात कर रहा हूँ आज की, आप बात कर रहे हो 50 दिन पहले की। मैं बोल रहा हूँ आज क्या मिला गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर, बताइए। जो मिलेगा। एक सेकंड, अगर अभी विकास समानी यहाँ पे बता के जाएंगे फिर सवाल खड़ा करोगे, आपको कैसे पता लगा? ईडी तो प्रेस नोटिस जारी नहीं किया। योगेंद्र जी, मैं इनकी बात को और 2 कार्रवाई भी बता करके जाए कि क्या पेपर लीक में कार्रवाई की। अब कल ये पूछेंगे मुझे कि वैभव गहलोत जी को नोटिस दिया, वो किस बारे में नोटिस दिया? 12 साल पुराना मामला है। अब आप कैसे बता रहे 12 साल पुराना? क्योंकि वैभव जी ने खुद बताया है। अब आपको ये बात तो वैभव जी ने बता दी, हाँ। पर डोटासरा जी ने बताया नहीं किस मामले में आया। नहीं मिला ना, डोटासरा जी ने तो बताया कि कुछ नहीं मिला। जो संवैधानिक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, जो मंत्री सार्वजनिक रूप से अपने आप को शिक्षा मंत्री हैं, वो जनता सब जानती है। पर व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी की पुत्र को पता लग रही है, ये परिवारवाद का उनको विषय है। उनको नोटिस मिला, उनको नोटिस मिला है तो तो उस पे उन्होंने बयान दिया है कि मुझे 27 तारीख को बुलाया। आज ही नहीं, सीकर में भी और जो शिक्षण संस्थान थे वहां छापा था, और इसके पूर्व में भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के पैतृक गांव के इस तरह की खबरें मीडिया के माध्यम से थी। और आज भी अगर मीडिया के, वो संवैधानिक पद पे शिक्षा मंत्री रहे थे, वो संवैधानिक पद पे पूर्व में भी थे। और जांचें, ये भी आप कह रहे हो 12 साल पुरानी जांच वैभव गहलोत जी की थी, तो ये भी जो जांच है, कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे एक दिन में होता नहीं है कि आज जिस तरह की आप सवाल कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंड टू हैंड बरामद और हैंड टू हैंड बताए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इनका एक सवाल ये था, इनका ये सवाल था कि 2 सवाल इनके हैं। एक तो ये था कि ये कैसे पता चला, मैं हाँ इसी बीच में बता देता हूं, गोविंद सिंह डोटासरा कार्रवाई के करीब 8 घंटे बाद बाहर आए अपने समर्थकों के बीच और मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि ईडी अपना काम कर रही है और हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी तरह की ना मुझे परेशान किया जा रहा है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। ईडी कुछ ही देर में अपना वाइंड अप करेगी काम और वो चले जाएंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे। ये डोटासरा ने बताया कि मैं कोऑपरेट कर रहा हूं उनको, कहीं कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, और उसके अलावा मैंने 2 सवाल पूछे कि कार्रवाई क्या की पेपर लीक में, कार्रवाई का पता कैसे लगा कि पेपर लीक। और दूसरा इनका ये कहना है कि वसुंधरा जी के वक्त का या गुजरात का या व्यापम घोटाले का कोई भी गिरफ्तारी कुछ हुई हो 2 कार्रवाई, ये इनका सवाल है प्रतीक जी का। मैंने प्रतीक जी का एक सवाल का जवाब और दूं। इन्होंने कहा इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, ये तीनों क्या बोले आप? पूरा सेंटेंस आप बताइए। आपने बोला था, अब आप जब बीजेपी के पन्ना प्रमुख है आपके, आप ये खड़गे साहब ने कह दिया, खड़गे साहब जो कह देंगे वो तो दुनिया मानने वाली है नहीं। पहला बात विषय। दूसरा विषय ये, जब आप खुद ये बात कह रहे हो, जब ईडी से, जब डोटासरा जी का ये बयान है कि हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो रही है? जांच कर लेंगे और चले जाएंगे। और रही बात जानकारी, आम जनता जब देखती है और मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि राजस्थान सरकार के किस किस प्रकार के घोटाले हैं, महेश जोशी जी के जो नजदीकी थे संजय बड़ाया, उनका नगद पैसा प्राप्त हुआ, तो क्यों नहीं जनता अनुमान लगा? आज महेश जोशी का मैंने इंटरव्यू किया, उनका यह कहना था कि अगर कोई भी ये प्रूव करे कि बड़ाया के यहाँ पे पैसा मिला तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आरोप लगाने वाले राजनीति छोड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को बिना ईडी के प्रेस नोट के कुछ भी छापना नहीं चाहिए, कि मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि कुछ मिला ही नहीं है उनके यहाँ पे। वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और आ जाएगा ये जो मीडिया में। उन्होंने बड़ी बात कही है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। योगेंद्र जी, राजनीति का विषय ये है किस किस की राजनीति छोड़ेंगे। भरत सिंह जी खूब पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को, वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। राजेंद्र जी गुट्टा तो विधानसभा के पटल में कह चुके, लाल डायरी वाला विषय कह चुके। क्या किस किस को राजनीति छुड़ाएंगे आप ही बुझाइए। दिव्या पेपर लीक पे एक बात में एक लाइन और बोल दूं, दिव्या मदेरणा जी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है इनके सरकार में रहते हुए। अब रही बात पेपर लीक के मामले में बोल रहे हैं, तो पेपर लीक कोई बीजेपी का विषय नहीं है, ये राजस्थान का विषय है। आम जनता इसमें राजस्थान का नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड सबका विषय। और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजा जी के समय पेपर लीक हुआ। आप 2 कार्रवाई बताइए जिनको जेल में डाला हो। अरे खुलेआम और बंद पेपर क्या बंद में होते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ 2 कार्रवाई बताइए कि उस वक्त भी पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई बीजेपी के वक्त की गई क्या? हमने तो कार्रवाई की। जब जो भी
बताइए, दो नाम बताइए ना। आप मुझे बताइए, आप तो खुलेआम बता अरे आप दो नाम तो बताइए। आप देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ, दो नाम बता दीजिए आप। पहले 17 पेपर लीक हुए, बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए 17 पेपर, मैं तो बता रहा हूँ। आरएस, आरजेएस, कोर्ट के अंदर एलडीसी, आरपीएमटी। बीजेपी के वक्त की बात कर रहे हैं, बीजेपी के वक्त हाँ। हुए। इनकी बात को मैं समझ रहा हूँ। 2013 आरएस का पेपर लीक हुआ, 2000। आई तो बताइए। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, आप बोले बताइए 17 पेपर लीक हो गए, गुजरात में 26 हो गए। आरोप नहीं है, आरोप नहीं है ये पेपर लीक हुए हैं। आप दो कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई की आपने, किनको जेल में भेजा बताइए। क्या व्यापम में घोटाला नहीं हुआ? क्या गुजरात के अंदर 26 पेपर लीक नहीं हुए? क्या उत्तराखंड में जनता नहीं, आपको देखा नहीं आपने कि किस तरीके से छात्र थे? 112 मुकदमे ईडी ने, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ईडी ने जो कर लिया वो कर लीजिए। मैं तो आपको ये अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो कार्रवाई बताइए ना आप। किनको जेल में डाला पेपर लीक में? पेपर लीक में किनको जेल में डाला बताइए। अरे पहले क्यों नहीं की बताइए। वो तो हमने डाला है, कांग्रेस की सरकार ने डाला है, आपने किसको डाला बताइए आप। देखिए बता नहीं पा रहे, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। दो कार्रवाई बता नहीं पा रहे, मैं तो बोल रहा हूँ दो कार्रवाई बताइए, बताइए। चलिए दो कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई बताएं? वसुंधरा जी के समय आरएस का पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ, एलडीसी का पेपर लीक हुआ, आरपीएमटी का पेपर लीक हुआ, तो कार्रवाई बताइए। तो खुलेआम पैसे लिए पकड़े फिर ये लीजिए, मैं तो बताया कि जेल में डाला, 200 नाम बताऊंगा जेल में जिनको डाला। मैं कह रहा हूं, मैं तो भूपेंद्र सारण को डाला, आरपीएससी के मेंबर को डाला जेल में। फिर आप बताइए, नाम तो बता दिया। अरे नाम बता दिया, आप नहीं बताएंगे। देखिए आप झूठ, आपके समय में किनको जेल में डाला। ये तो आप कह रहे हो अब की सरकार की कार्रवाई के बारे में, लेकिन इनका तो ये कहना है कि पेपर लीक पहले भी हुए, गुजरात में भी हुए, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, इनका ये सवाल है। सिंपल, बिल्कुल बहुत सीधा सा। कई लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, जिसकी नाम बता दीजिए। नकल विरोधी अधिनियम के तहत उन पे कार्रवाई भी की। अरे वो तो हमने बनाया नकल विरोधी अधिनियम, फिर झूठ बोलने लग गए, फिर झूठ बोलने लग गए। नहीं फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। अधिनियम जो सुनिए, हमने बनाया, बिल्कुल हमने बनाया। नहीं फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। अभी बनाया अप्रैल के अंदर जो लेकर गए थे विधानसभा के अंदर, जिसको पारित देखिए, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोले। देखिए मैं एक दो चीज क्लियर कर दूं, पेपर लीक वाला मामले को लेकर के कानून पहले से था, इसको संशोधन करके और कठोर किया गया है। इन्होंने नहीं बनाया, वो पहले से ही संविधान का एक पार्ट है, वो पहले से इन्होंने नहीं बनाया। मैं ये कह रहा हूँ, आपने दो नाम बताइए ना जिनको जेल में डालो, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। जेल में डाला जो, देखिए फिर आप बताएंगे नहीं, देखिए बताएंगे नहीं। जेल सरकार डालती है क्या? अरे 2013 से लेकर आज तक आप 5 साल में आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाए। डालती है इन्वेस्टिगेशन, जांच आप करा लो। अब योगेंद्र जी कैसी बात है, मतलब कैसे, मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी ने कैसे प्रवक्ता भेजे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपने 5 साल में, गुजरात में हमारी ये सरकार है, आप बताइए। हमने तो डाला ना जेल में डाला। भूपेंद्र सारण बता रहा हूँ, आरपीएससी मेंबर बता रहा हूँ, 200 नाम बता दूं, बताइए। झूठे आरोप लगा रहे हैं। फिर ये देखिए, आप अब गिरफ्तार करा दीजिए। योगेंद्र जी ये नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि कार्रवाई की नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहे, इसलिए नहीं बता पा रहे। और दूसरे सवाल और पूछ लूं, एक और पूछ लेता हूँ। सीए जी ने पिछले दिनों रिपोर्ट निकाली कि 8 लाख लोगों का डिसबर्समेंट एक ही नंबर से हुआ, 99999, और 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अल्पसंख्यक विभाग के अंदर 153 करोड़ का घोटाला हुआ। जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना उसके अंदर 18 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से रोड बनाई गई। मुझे एक कार्रवाई बता दीजिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई गई हो, कार्रवाई की हो, कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, बताइए। चलिए बताइए। अब सीएजी ने निकाली है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाली। कार्रवाई करेंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं है, ईडी ने मामले दर्ज किए, 5500 मामले दर्ज हुए। मैं तो ये बता रहा हूँ, इनके सीएजी, कुछ सीएजी की रिपोर्ट पे कोई एफआईआर दर्ज हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? देखिए फिर भाग रहे हैं आप सवाल से। मैं तो पूछ रहा हूँ, इनका आप तो बता दीजिए कि सीएजी में ये गई, कार्रवाई कर देती है। नहीं सीएजी ने बोला है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, सीएजी ने बोला है। बताइए ईडी गई क्या बात करने, जांच करने गई ईडी? ईडी जांच करने गई क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, ईडी जांच करने गई, हाँ या ना कर दीजिए, बता दीजिए आप। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना कर दीजिए। ईडी जांच करने वहां गई सीएजी की रिपोर्ट पे या नहीं? हाँ या ना जवाब दे दीजिए, खत्म बात। ईडी कहाँ जांच कर रही है, आपसे पूछी तो करेगी नहीं। ये लीजिए, मैं सवाल आपसे तो पूछ के करती है ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। हमसे पूछ के तो नहीं करेगी, बीजेपी से पूछ के तो करती है, आप बता दीजिए। हमने नकल वाले पकड़े, अरे कांग्रेस क्या पकड़ेगी, घोटाला करेगी तो वो अपना प्रशासन पकड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर अपना व्यवस्था संभालेगा। बिल्कुल ठीक है। आप पकड़ रहे हैं, आप सुनिए, आप अपने आदमी को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जब नकल के जो आदमी थे वो लॉ एंड ऑर्डर आपके पास से कैसे फरार हो, क्यों नहीं पकड़ में? अभी मिला क्या? कुछ नहीं मिला।
अभी आपने डिबेट में कहा था कि वो अब तक पकड़ में नहीं आया, आप किस अखबार पढ़ते हैं तो क्यों? ढाका नहीं है। भूपेंद्र सारण तो जेल में, हम आपसे ये पूछना आरपीएससी चाह रहे हैं मेंबर जेल में, कि सारण की आप ये व्यवस्था को है, जब उसको पकड़ा संरक्षण किसने SOG दिया? उसके बाद में ED संरक्षण ने भी किसने उसको दिया? उसको संरक्षण रिमांड किसने किया। दिया? क्यों नहीं गिरफ्तार? बीजेपी के नेताओं ने दिया, वसुंधरा आपकी सरकार ने दिया, संरक्षण दिया। तभी तो कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने आरजेएस का जो संरक्षण पेपर 2013 में 2014 में जो लीक हुआ था उसके अंदर भूपेंद्र बाबूलाल सारण का सारण नाम ने था, जो आपने पकड़ा- कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। पहले मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, ईडी को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है, ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेकर के, और जिस तरह की चर्चा है उसमें यह भी माना जा रहा है कि ईडी की आखिरी कार्रवाई नहीं है, ईडी की कार्रवाई और भी हो सकती है। ऐसे कुछ इनपुट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और इनके जरिए मिल रहे हैं। तो खैर ईडी आई है तो निश्चित रूप से सियासी पारा चढ़ेगा, क्योंकि ईडी, आईटी और सीबीआई इनको लेकर के पहले भी कांग्रेस कह चुकी है कि चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री या डोटासरा या फिर दूसरे स्पोक्स पर्सन तमाम लोग कह रहे थे कि ईडी की एंट्री होने वाली है, बेसब्री से इंतजार, कभी भी ईडी आ सकती है। खैर चलिए, वो इंतजार दूर हुआ और अब इसमें मिलता क्या है ये बड़ा सवाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।